नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतन। बाजार में आज फिर से अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद हो रही है आज उतार चढ़ाव वाला कारोबार। 17,600 के आसपास से निफ्टी, हल्की सी तेजी वहां पर है। सेंसेक्स में हालांकि 250 अंकों के आसपास की मजबूती है, आधे % के आसपास ऊपर है सेंसेक्स। लेकिन निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा संभलने की कोशिश है, अच्छी बढ़त है सेंसेक्स के मुकाबले और निफ्टी के मुकाबले। 270 अंकों की तेजी आपको निफ्टी बैंक पर दिखेगी। 41,000 के स्तर के बेहद करीब आज ट्रेड कर रहा है। आज इंडसइंड बैंक को लेकर खबर आई कि हिंदुजा ग्रुप को अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल गई है आरबीआई से। ये शेयर भी चल रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक पुख्ता नहीं हुई है। लेकिन टाइटन नतीजे कल आए थे, इसके नतीजे थोड़े से कमजोर थे, लेकिन उसके बाद जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं वो अच्छी आई हैं और आज शेयर चमक रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर है, 4% ऊपर ये शेयर है। इस पर सीएलएसए का टारगेट है 3,000 रुपए का और मॉर्गन स्टैनली ने इस पर 3,030 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये शेयर भी चल रहा है। और बैंकिंग में आज हम देख रहे हैं कि रौनक के फाइनेंशियल स्टॉक्स भी चढ़ रहे हैं। बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ये सारे के सारे शेयर आपको 1.5 से लेकर 2% के आसपास की तेजी दिखाएंगे। लेकिन अडानी ग्रुप की स्थिति बहुत नाजुक है। कल एनएसई ने 3 शेयरों को, अडानी पोर्ट्स को, अडानी एंटरप्राइजेस को और अंबुजा को एएसएम फ्रेमवर्क में डाला है। लेकिन शेयर हम देख रहे हैं कि आज भी ये टूट रहे हैं। हालांकि शॉर्ट सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन शेयर में हम प्रेशर देख रहे हैं। अडानी पोर्ट्स 10% नीचे है, अडानी एंटरप्राइजेस अभी थोड़ी देर पहले 25% था, अब ये शेयर है 30% नीचे, 1,200 रुपए के भी नीचे जाकर अब तो 1,100 रुपए के नीचे ये शेयर फिसल गया है। लगातार इसमें सीढ़ियां बन रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 30% नीचे ये शेयर है। एक दिन में ही आप देखिए 469 रुपए का नुकसान है। यानी जो लोअर लेवल पर लेने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ट्रैप हो रहे हैं और स्थिति वाकई बहुत खराब है। आप देखिए अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, अडानी टोटल, एक भी शेयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा अडानी ग्रुप का जहां पर बिकवाली न हो। तो स्थिति वाकई बहुत नाजुक है और चिंताजनक भी है अडानी ग्रुप के निवेशकों के लिए। लेकिन अगर इसको छोड़ दीजिए तो निफ्टी में हिंडाल्को, डिवीज लैब, एनटीपीसी, बीपीसीएल, ये वो शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की नरमी है। तो ब्रॉडर मार्केट से उतने कमजोर संकेत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अडानी ग्रुप को लेकर जो चिंता है उसकी चिंता बाजार को सता रही है। आज हम देख रहे हैं कि 536 शेयर ही हरे निशान में हो और उसके मुकाबले 1,461 शेयर आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, ये भी जानेंगे और आपके जो भी शेयरों से जुड़े सवाल हैं उनको भी शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद सिंपल है, 9167329108 इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया पर भी है ET9 स्वदेश मौजूद, उसका पता आपकी स्क्रीन पर @ET9 स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और प्रेसिजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। मंदार जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। मंदार, पहला सवाल आपसे लेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। हम देख रहे हैं कि बहुत वोलेटाइल है मंदार, और जब हेवी वेट्स, जब बड़े स्टॉक्स अगर ऐसे भारी उतार चढ़ाव दिखाएंगे, अडानी पोर्ट्स या फिर अडानी एंटरप्राइजेस जैसे, तो ये स्वाभाविक भी है। 17,600 के आसपास है। आज हमने देखा था कि शुरुआती सत्र बहुत एक्शन वाला रहा, वोलेटाइल रहा। यहां से आप दिन कैसे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं और एक ट्रेडर को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप ये बताइए। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे पहली बात तो ये लगता है कि ट्रेडर ने फिलहाल इंडेक्स पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेड हमने पिछले 2 दिनों में देखा है, तो उसी तरीके का एक चॉपी ट्रेड आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल अगर पिछले 4 दिन का ट्रेड देखते हैं तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड है। एक पॉजिटिव बात जो मुझे लगती है कि मार्केट फिलहाल सपोर्ट पे है। ये 17,500 का जो लेवल है, 17,500, 17,600 का, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और जिस तरीके से हमने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है, बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन वो अगर कंपेयर करते तो मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड भी किया है ये सपोर्ट को, तो ये एक पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जैसे ये सबसाइड हो जाएगा, निफ्टी में हमें उछाल भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए फिलहाल निफ्टी में ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इंडेक्स के बाहर वाले जो स्टॉक्स हैं जहां पे एक्शन दिखता है, वहां पे भी थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि वैसा अगर देखा जाए, यानी सुबह का एक ट्रेड होने के बाद मार्केट में कंटिन्यूअसली बिकवाली देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टेबल नहीं होता है, तब तक
पोजीशंस ना बनाए। और ऐसी बात भी नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ले पाते हैं, अगर शॉर्ट लेते हैं तो ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट लेना भी ये एक अच्छी एडवाइस नहीं होगी। तो मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए, मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए और उसके बाद पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। अभी भी कोई इंडेक्स पर रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन घबराहट होती है ऐसी फ्री फॉल देखकर स्टॉक्स में। और जिन लोगों ने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर लिए होंगे, हालांकि एक्सचेंजेस भी कोशिश कर रहे हैं, रेगुलेटर की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश ज़रूर गए होंगे, और हम देख रहे हैं कि एएसएम फ्रेमवर्क में यानी कि थोड़ा सर्विलांस बढ़ाया गया है, मार्जिन को बढ़ा दिया गया है, 50 से 100% का मार्जिन चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कोई राहत के संकेत नहीं है, शेयर लगातार टूट रहा है और अब ये 35% नीचे है। 550 रुपए आज के आज लोगों के साफ हो गए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, ये 3 शेयर ऐसे में डाले गए हैं, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर स्थिति बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील, और उसके पीछे पीछे अडानी पोर्ट्स भी है 11% नीचे। अविनाश जी, ये शेयर आप देखिए अब हो गया है इसका भाव 1000 रुपए के आसपास। यकीन नहीं होता कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब ये 3500 4000 वाली रेंज में था। 1000 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। जिनके पास है वो बहुत ही पैनिक में होंगे और कहीं ना कहीं आशंका और खा रही होगी कि कहीं बिल्कुल ही उनकी वेल्थ यहां से इरोड न हो जाए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अविनाश जी, आपके हिसाब से अब क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ये गिरावट थम जाएगी? कहीं ऐसे कोई संकेत आपको मिल रहे हैं? सलाह आपकी तरफ से क्या होगी निवेशकों को? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस की शेयर के बारे में बात करें तो वैल्यूएशंस पहले भी महंगे थे, अभी करेक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है और मेरे ख्याल से ये जो बिकवाली आप देख रहे हो वो बेसिकली डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस एक्सचेंज ने लगाया है, एएसएम में डाला है, इसका कुछ असर शेयर के प्राइस पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो सेलिंग हो रही है वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। ज़्यादातर जो ऑफशोर फंड्स थे, जहाँ पे एफपीआईज ने काफ़ी बड़े मात्रा में इस कंपनी में पैसा डाला था, वहाँ से हमको लग रहा है कि सेलिंग आ रही है। तो हमको ये बात क्लियर हो जाएगी जब अगले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा कि कौन से एफपीआईज ने यहाँ पे एग्जिट किया है। लेकिन अगर मैं शेयर के आउटलुक की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी भी एक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली देखिए, फंडामेंटल्स तो इन कंपनीज के साथ काफी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग है। फ्रेश निवेश के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई किसी को इसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से स्टॉक का प्राइस आपने भी कहा कि 3500 से ये करीबन 1000 रुपया हो चुका है और बहुत छोटे मात्रा में हो चुका है। जब तक स्टॉक सेटल नहीं होता है, जब तक स्टॉक में कोई स्टेबिलिटी आती नहीं है और पूरा मैटर क्लियर नहीं होता, तब तक ये सारे जो अडानी ग्रुप की कंपनीज है वो वोलेटाइल रहेंगे और निवेशकों के लिए यहाँ पे एंट्री करना शायद ठीक बात नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये पैक से थोड़ा सा दूर रहिए, बच के रहिए, और दूसरे सेक्टर, दूसरे कंपनीज है, बजट के बाद काफी अच्छे विकल्प आपको बाजार में मिल रहे हैं, तो वहां पे फोकस करिए, क्योंकि इस ग्रुप में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी और पेन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। अविनाश जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा यहाँ से पेन दिख सकता है और लेना तो बिल्कुल नहीं है, और शायद उसके लोग सोच भी नहीं रहे होंगे, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो अभी बाय को लेके कंसीडर कर रहे होंगे। लेकिन अविनाश जी, जिनके पास मान लीजिए शेयर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3500 के भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3000 के भी होंगे, 2500, 2000, हर जगह वैल्यू तलाशने की कोशिश की गई होगी। अब शेयर 1000 रुपए पर है और यकीन नहीं होता ये देखकर कि सिर्फ 7 दिन में 70% शेयर कोई टूट जाए, और वो शेयर जो ना सिर्फ निफ्टी का एक दिग्गज शेयर है बल्कि कहीं ना कहीं एक बड़े कारोबारी समूह का सबसे बड़ा शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस। आपको लगता है कि जिनके पास हैं अभी वो होल्ड करें, नुकसान ज्यादा हो गया है थोड़ा सा अब किसी उम्मीद में, या फिर वो भी निकल जाएं, क्योंकि अब लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पर प्रेशर तो और बढ़ने वाला है शेयर पर यहां से? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि पैनिक तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और जिनका लॉस हो चुका है, जो पहले प्रॉफिट्स पे बैठे थे निवेशक, अभी जब वो लॉस देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे उनके लिए भी डेफिनेटली एक डिफिकल्ट समय है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी ऐसे स्टॉक में रहना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी बॉटम कहाँ पे होगा।
मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि अगर इन्वेस्टर चाहे तो अभी भी इस लेवल से वो स्विच करके कोई दूसरे विकल्प में पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि हमको लग रहा है कि एल&टी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कमिंस इंडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं आपको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके एक स्विच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि और 50 बेसिस पॉइंट अगर अडानी एंटरप्राइजेज़ का शेयर गिर जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में पैनिक कितनी बढ़ेगी, कितने लॉसेस मल्टीप्लाई होंगे। तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू स्विच ओवर टू कंपनीज़ लाइक कमिंस इंडिया, एल&टी, जो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अडानी एंटरप्राइजेज़ के मुकाबले में काफ़ी स्टेबल भी है, और इन द लॉन्गर टर्म आई थिंक डेफिनिटली इनकी लॉस की भरपाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनिटली जो निवेशक थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो इस विकल्प का एक ज़रूर एडवाइस ले लें, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है वो थोड़ी एब्नॉर्मल है, और ये कहाँ रुकेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अविनाश जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, कहते हैं कि रातों रात कंपनीज के फंडामेंटल चेंज नहीं होते। एक रिपोर्ट उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तो सेंटिमेंटल वाइज ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो भी स्ट्रांग है। लगातार कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। कंपनी ये भी बता रही है कि किन बैंकों से उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें पब्लिक में चीज़ें आ रही हैं और कोशिश की जा रही है कि नहीं इस चीज़ को थोड़ा सा रिटेल निवेशकों के लॉस को थोड़ा सा रोका जाए, लेकिन लगातार ये गिरावट आ रही है। कहीं आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग की कोशिश करनी चाहिए इस माहौल में? क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि डिस्ट्रेस में ही मौके बनते हैं। हमें 2020 का लेसन भी याद रखना चाहिए, जब कोविड आया उसके बाद बाजार ने क्या जबरदस्त रिकवरी दिखाई। तो चलिए, वो इंडेक्स था, सारे के सारे शेयर चले। अडानी आपको लगता है कहीं वैल्यू बाइंग बन सकती है अभी? मुझे लग रहा है कि देखिए, वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें अभिषेक, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पी मल्टीपल्स पे अडानी एंटरप्राइजेस 3,500 पे चल रहा था, अभी 1,000 रुपए में भी वैल्यूएशंस इतने भी सस्ते नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी फंडामेंटल और पी मल्टीपल्स को देख नहीं रहा है। मार्केट देख रहा है कि ग्रोथ डेफिनेटली एफपीओ कैंसिल होने के बाद थोड़ा बहुत धीमा होने की अपेक्षा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन में डेट रिपेमेंट के लिए वो पैसा यूज करने वाला था, तो वो सारे प्लान्स अभी बैक बर्नर पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। जिनको थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेना है, मैं समझता हूं कि अडानी पोर्ट्स विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूँ कि कम से कम साल, 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आप रखिए, क्योंकि कभी ये स्टॉक का गिरावट खत्म होगा और कभी ये बाउंस बैक होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और सेंटिमेंट जब खराब होता है अभिषेक, आपको भी पता है कि रिकवरी के लिए 6-8 महीने या सालों साल लगते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक का मूवमेंट डिस्टर्ब होता है ऑन द डाउन साइड, उसको वापस रिकवर होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो ये बात ध्यान में रखें कि वैल्यू तो डेफिनेटली इमर्ज हो रही है, लेकिन जो आगे का जो जर्नी है इन स्टॉक्स के लिए, वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, आगे की जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाली है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा, तीनों के तीनों शेयर टूट रहे हैं। अंबुजा 8% है, लेकिन कम लग रहा है क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज 35% इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है। और हालांकि कंपनी, ये ग्रुप कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको फिर से कंपनी में बनाया जाए, और उसके तहत कुछ मेजर्स भी उठाए जा रहे हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही है एजेंसीज के थ्रू कि गिरवी शेयर छुड़ाएगी कंपनी, ऐसी कोशिशें चल रही हैं। और ग्रुप ने यूएस बॉन्ड के ब्याज का जो भुगतान है वो समय से पहले किया है। तो कुछ पॉजिटिव्स निकल के आ रही हैं, कुछ एक्सचेंजेस की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल निवेशकों को कोई राहत मिलती है उसकी ज़्यादा हमें दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रा बाइंग करना चाहते हैं तो शायद अडानी पोर्ट्स में आपके लिए यहाँ से मौके बन सकते हैं। हालांकि ये शेयर भी आज दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 14% अब ये नीचे है। तो आपको अपना पूरा रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, पूछिए, जांचिए, शेयर को परखिए, उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। 400 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे आ गया है, और पिछले 7 दिन में 47% के आसपास की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट भी है आज प्रेशर में। तो अडानी ग्रुप को लेकर जो भी खबरें आई हैं, सबसे पहले टीना स्वदेश आपके सामने रखेगा, आपको आगाह करेगा, आपको बिल्कुल सटीक सलाह शेयरों को लेकर, खबरों को लेकर अनबायस्ड अप्रोच के साथ हम देते रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और जो आज के जो तमाम दर्शक हैं उनके भी सवाल को हम शामिल करेंगे। पटना से हमारे साथ पहले दर्शक आज के जुड़ गए हैं नीलेश। नीलेश जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? हाँ सर, बोल रहे थे कि मेरा जो जोमेटो का शेयर मैंने लिया था आज से 2 महीना पहले,
तो उस जोमेटो का शेयर का प्राइस जो था मैंने ऑन एन एवरेज 68 रुपीज पे खरीदा था। अभी वो शेयर का दाम जो है 48 रुपीज चल रहा है, जिसके कारण 565 क्वांटिटी है शेयर का। तो 11,000 अप्रॉक्स लॉस में चल रहा है। तो उस शेयर को क्या करना चाहिए, बेचना है या मतलब रखना है, अभी होल्ड करना है? जोमेटो नीलेश जी के पास है 68 रुपए के भाव पर, और नीलेश जी जैसे तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके पास इस भाव के शेयर जरूर होंगे और वो उनकी दुविधा भी बिल्कुल सेम होगी, यही वो जानना चाहते होंगे। अविनाश जी, आपसे तमाम कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है जोमेटो को लेकर। क्वेश्चन वही है, कैश फ्लो वाली, पैसे कमाने वाली। जब तक कैश फ्लो जनरेट नहीं करेंगे, आगे के भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? और ये एक बड़ा सवाल है कंपनी को लेकर, और आप भी इसको हाईलाइट करते रहेंगे। क्या सेम इश्यूज अभी भी हैं? कोई बदलाव नहीं हुआ है फंडामेंटल्स में, कोई स्थितियों में? अभी होल्ड करें नीलेश, या फिर निकल के किसी बेहतर कंपनी की तरफ रुख करें अपना? ये देखिए अभिषेक जी, आपने बराबर कहा कि जब तक कंपनी कामकाजी मुनाफा नहीं कमाती, कैश फ्लो नहीं कमाती, ये सारे बिजनेसेस बेसिकली फिनटेक बिजनेसेस जो है, ये ऐसे समय पे लिस्टेड हो गए जब बाजार में वैल्यूएशंस का प्रीमियम चलता था। मेरे ख्याल से आप क्वार्टरली रन रेट अगर इनके लॉस का देखोगे तो हर क्वार्टर काफी बड़ा लॉस कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए तो कोई प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने 68 रुपए में लिया है, अभी 48 रुपीज चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 4-5 साल का है और वो भी एक बड़ा रिस्क एपिटाइट रखते हैं, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ बाजार में बहुत अच्छे मौके हैं। बाजार में ऑटो कंपोनेंट्स कहिए, कैपिटल गुड्स कहिए, सीमेंट की कंपनीज कहिए, तो यहाँ पे निवेश के मौके हैं जहाँ पे ये हो सकता है अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए तो कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ये ना रखे, क्योंकि ये शेयर जब तक नहीं चलेगा, जब तक कोई कामकाजी मुनाफा नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा, और ये इनके लिए इन कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और इसमें इनके लॉसेस अगर और बढ़ते हैं पॉसिबली मार्च क्वार्टर में, तो और थोड़ी बिकवाली शेयर में दिख सकती है। ठीक है, तो जोमेटो से निकल जाने की सलाह है अविनाश जी की। आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु से आशीष हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आशीष जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? मॉर्निंग सर। जी, ये मेरे पास सर 2 क्वेरी है मेरी। एक नौसिल शेयर ले रखा है, करीब 1500 शेयर है मेरे पास 250 के एवरेज रेट पर जी। और सर हुडको के शेयर है करीब, वो भी 1500 है, करीब 52 के एवरेज पे। सर हेल्प चाहिए थी दोनों पे। 52 रुपए के भाव पर हडको के शेयर हैं, और नोसिल आपने क्या भाव बताया? 250 रुपए। करीब 1500 शेयर है, 248 250 के 248 250 रुपए के बीच के। ठीक है, नोसिल 207 रुपए के आसपास है, और आई थिंक कि यही इसका 52 वीक का लो भी होगा। मंदार, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, नोसिल से शुरुआत कर लेंगे। इसको अगर हम साल को, पिछले 1 साल को 2 हिस्से में बांटेंगे, तो 1 साल रहा इसका चढ़ाव वाला, और दूसरा जो हिस्सा रहा वहां से स्लिप करने वाला, सारी तेजी को गंवाने वाला, और फिर से 190-200 रुपए वाले रेंज के आसपास ये शेयर आ गया है। नोसिल, यहां से आप क्या इसकी चाल देख रहे हैं, और आशीष के लिए सलाह क्या होगी आपकी? अभिषेक जी, देखिए आपने सही कहा कि पिछले अगर 3 साल का चार्ट देखते हैं तो 2020 के बाद एक अच्छा खासा स्टॉक में मूव देखने को मिला। स्टॉक नीचे के 60 रुपए के लेवल से ऊपर में 320 रुपए तक चला, यानी 4-5 टाइम्स रिटर्न ये ऑलरेडी स्टॉक जनरेट कर चुका है। और इस तरीके का मूव होने के वजह से जो हमें पिछले 1-1.5 साल में जो जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक नैरोइंग कंसोलिडेशन जो जिसे कहते हैं, तो वो उसके पीछे का रीजन है कि पहले वाला अप मूव। तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये मुझे लगता है कि और 1-1.5 साल जरूर चल सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। करंट लेवल्स जो हैं 207 पे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल्स पे स्टॉक में सपोर्ट भी बनता है। तो 200 से लेके 190 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट है, यहां से ये स्टॉक बाउंस बैक भी कर चुका है। तो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसमें बिकवाली की राय तो नहीं बनेगी। सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख के फिलहाल तो होल्ड करना है। और मुझे लगता है कि अगर ये जो 1.5 साल का व्यू है, इसमें फिर से एक बार इस स्टॉक में 250 से लेके 260 तक की एक अपमूव देखने को जरूर मिल सकती है, तो वहां पे रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल 180 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। ठीक है, 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ नोसिल में बने रहने की सलाह है। लेकिन दूसरा जो शेयर है वो है इनके पास हडको का। ये शेयर इन्होंने लिया है 52 रुपए के भाव पर, 45 रुपए के आसपास का इसका भाव है। अविनाश जी, आपसे राय जाएंगे हडको पर। उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दी है। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता शेयर है ये। आपको लगता है कि इसमें निवेशित रहना चाहिए? ठीक फैसला होगा ये?
देखिए मुझे लग रहा है कि हडको ऐसे सेगमेंट में काम करता है जैसे माड़ा और लो कॉस्ट हाउसिंग में काम करता है, और बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे वो बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया 1.5-2 साल का अगर है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए हमको लग रहा है कि डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है। कंपनी ने पिछले 1.5-2 साल में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट तो दिखाई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बैलेंस शीट है, इनका लोन बुक है, प्लस जो एश्योर्ड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, वहां पे इनको ग्रोथ जरूर मिलेगा। तो मैं निवेशक को यही कहूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू कम से कम 60-65 रुपया है। इसके बाद जो आने वाला साल है वो इनके लिए काफी अच्छे रहेगा। तो करंटली मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए, इनको डेफिनेटली लॉस में पोजीशन बुक ना करना चाहिए। ठीक है, हडको पर अविनाश जी का ये व्यू कि बाजार अब एक रेंज में घूम रहा है। हल्की सी तेजी है निफ्टी में 0.25% के आसपास की 17,650 का स्तर है। सेंसेक्स हालांकि ज्यादा तेजी दिखा रहा है, 314 अंक ऊपर है, आधे % से ज्यादा की मजबूती वहां पर है, 60,000 के ऊपर आज निकला है। और निफ्टी बैंक भी 41,000 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 300 अंकों की मजबूती वहां पर है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फिर से पेन में। अडानी एंटरप्राइजेस 27% नीचे, अडानी पोर्ट्स करीब 9% नीचे है। लेकिन दूसरी ओर कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर खबरों के दम पर हम एक्शन देख रहे हैं। टाइटन अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि नतीजे कमजोर थे लेकिन रिपोर्ट्स अच्छी हैं इस पर ब्रोकरेजेस की। ये शेयर चल रहा है लगातार 2 दिन गिरने के बाद 4.5% मजबूत है। आज निफ्टी का टॉप गेनर भी, और उसके पीछे पीछे इंडसइंड बैंक, वहां पर भी खबरों का एक्शन है। और एचडीएफसी बैंक उसको भी कह सकते हैं कि खबरों का एक्शन है, क्योंकि आज एनसीएलटी में मर्जर को लेकर आखिरी सुनवाई है, तो ये शेयर चल रहा है। और उसके पीछे पीछे तमाम फाइनेंशियल स्टॉक्स आज तेजी दिखा रहे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे इंस्टाग्राम से। मृदुल शर्मा जी का आया है, इनके पास है आइडिया के 5,000 शेयर और भाव है 12 रुपए 80 पैसे के आसपास का। 12 रुपए वाला शेयर 6 रुपए का हो गया है। यकीन नहीं होता, पता है बाजार में ऐसे भारी नुकसान देखकर। अब छोटी साइज वाले शेयर भी ऐसे पिटाई के शिकार हो गए हैं जहां पर लगता था कि अब यहां से क्या गिरेगा। अविनाश जी, आइडिया में कुछ बचा है क्या आपके हिसाब से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जियो, भारती एयरटेल लगातार कस्टमर्स जोड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वोडाफोन के कस्टमर्स लगातार घट रहे हैं। और एक समय था कि जब प्रमोटर की तरफ से बयान आए थे कि वो इसको लेकर, कारोबार चलाने को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, बुलिश हैं, पैसे डालते रहेंगे। और अब काफी टाइम से कुछ हुआ नहीं है, कोई एक्शन हुआ नहीं है। क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में आपके हिसाब से? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए वोडाफोन इंडिया में स्टॉक में गिरावट का कारण सिंपल है कि हर क्वार्टर में करीबन 3,500-4 हजार करोड़ का घाटा कंपनी रिकॉर्ड कर रही है। कस्टमर बेस भी इनका थोड़ा ऑब्वियसली जियो और एयरटेल का खा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको मार्केट शेयर इरोजन देखने को मिल रहा है। और प्लस इसके बाद जो 5G का जो रोल आउट है, यहाँ पे कितना पैसा कंपनी खर्चा करेगी वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि वो फंड रेजिंग की बातें के लिए अभी वापस विचार करेंगे। तो ये जो मसला है वो काफी समय से चल रहा है, और मेरे ख्याल से जब तक फंड प्रमोटर्स कंपनी में खुद नहीं डालते, तब तक मार्केट को इस कंपनी के मैनेजमेंट पे पूरी तरह से भरोसा और विश्वास नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाला रास्ता जो है वो वोडाफोन इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है कि देखिए ऑलरेडी शेयर इनका 12 रुपए का 6 रुपया हो चुका है। मेरे ख्याल से इनको यहाँ से पूरी पोजीशन निकल के कोई दूसरे स्टॉक में अपनी पोजीशन स्विच करनी चाहिए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में हम ज्यादा बेट ले भी नहीं सकते, और ये जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये चाहे तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा विकल्प है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं इनका लॉस कम हो जाएगा और ये एक अच्छे प्रॉफिटेबल पोजीशन में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से तो डेफिनेटली निकल जाए। ठीक है, वोडाफोन आइडिया से निकल जाइए। फेडरल बैंक आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है अगर आपको पैसे बनाने हैं तो। चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। आज कमोडिटी की ABCD में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज की। हालांकि कमोडिटी में ही इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इक्विटी मार्केट में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी सिक्योरिटीज़ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज यानी क्लोजिंग प्राइस, जितने पीरियड का आपको चाहिए उसके क्लोजिंग प्राइस का सीधा उतने दिनों से औसत एवरेज निकाल लीजिए, वही
सिंपल मूविंग एवरेज होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, जो रिसेंट प्राइस होते हैं उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, फिर उसको उसके भाव से अलग अलग दिनों के हिसाब से मल्टीप्लाई करके फिर उसका वेटेज निकाला जाता है। हालांकि सॉफ्टवेयर पे सब आपको मिल जाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी। लेकिन मूविंग एवरेज के लिए एक अच्छी बात यह है कि ट्रेंडिंग मार्केट में इसका ज़्यादा फायदा होगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसमें दो जो सिग्नल होते हैं काफ़ी अहम होते हैं। एक गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर में होता क्या है, जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाए तो ये बहुत अच्छे संकेत तेजी के माने जाते हैं। वैसा ही डेथ क्रॉसओवर माना जाता है। जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की ओर आए लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को काटकर, तो समझ जाइए कि डेथ क्रॉसओवर है, बाजार में गिरावट के संकेत मिल जाते हैं। तो ये कुछ संकेत है। जो ट्रेडर्स होते हैं अपने हिसाब से अलग अलग मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो 9 दिन और 21 दिन का ईएमए के आधार पर ट्रेड करते हैं। इन दोनों को अपने जो चार्ट होते हैं उसमें इस अप्लाई करते हैं। 25 दिन से 50 दिन का जो पोजिशनल ट्रेडर है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि के लिए अगर ट्रेड करना है तो आपको 50 से 100 और फिर 100 से 200 दिनों का डीएमए का भी करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट भी करना अगर आप चाहते हैं इसका अगर इस्तेमाल करें तो आपको प्राइस का ट्रेंड पता चलता है। जब तक आपके सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक प्राइस ऊपर है, समझिए ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आपको एक अच्छा संकेत मिल जाता है कि किस तरह से ट्रेडर का रुझान किस तरह से, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको एक बेहतर संकेत मिल जाता है। ठीक है, तो विष्णु ने आपको मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए बाजार में पोजीशन बनाने के लिए, ये सारी की सारी जानकारी आपको विष्णु ने दे दी है। लेकिन चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि प्रियंका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं अगले आधे घंटे के लिए। प्रियंका, देखिए आपको अकेले नहीं छोड़ना था, हमें लगा कि व्यूअर्स की क्वेरी लेकर आपके साथ थोड़ा सा उसको डिस्कस करने के लिए, स्टॉक्स को डिस्कस करने कोई तो होना चाहिए स्टूडियो में। प्रियंका, बाजार को बहुत जरूरत है आपकी। सृष्टि नहीं है अभी कुछ दिन, तो आपके साथ मैं हूँ अभी। चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ से अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हालांकि देखिए बाजार में कुछ खास नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस आज भी अडानी पे ही है। बिल्कुल। आज उम्मीद थी कि शायद जो सेलिंग हो रही है, भयंकर वाला प्रेशर है, वो कुछ रिलीज होगा, लेकिन अभी तक से कुछ मदद मिल पाए, पर वो अभी तक कोई संकेत नहीं है। क्योंकि प्रियंका, अभी हमारी बातचीत हो रही थी अविनाश जी से, उन्होंने साफ साफ कहा कि अब एएसएम फ्रेमवर्क सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। अब जो है बिल्कुल बेच के यहाँ से पोजीशन को अनवाइंड करके निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था ना अभिषेक, पहले सिर्फ हमें ये लग रहा था दो कैटेगरी की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले। डेरिवेटिव में क्योंकि शॉर्टिंग बहुत हो रही है तो वहां स्टेम करो। डिलीवरी में तब इतनी सेलिंग नहीं थी, अब डिलीवरी में भी सेलिंग हो रही है, वहां से भी आ रही है। वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट उसका आना ही था और वो साफ साफ अब दिख भी रहा है। तमाम कवायद, तमाम कोशिशों के बावजूद भी देखिए थम नहीं रही है और सारे के सारे स्टॉक्स आपको आज भी अडानी ग्रुप के आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। अडानी एंटरप्राइजेज, आपको यकीन होगा प्रियंका, 7 दिन में 70% शेयर टूट गया है। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, स्क्रीन पर दिख रहा है। दुख होता है, रिटेल निवेशकों के दर्द को देख के दुख होता है कि आखिर में उनकी क्या गलती है, जिन्होंने सोचा कि शायद 3000 रुपए पे वैल्यू है, 2500 पे, 2000 रुपए पे वैल्यू तलाशने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं पे सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर दिखा नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। पंजाब से चिराग हमारे साथ हैं। चिराग नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। मेरे पास शेयर है 450 क्वांटिटी 160 के भाव पे, 160 के भाव पर है। एक्साइड के शेयर 450। मंदार, हम देख रहे हैं कि एक्साइड 177 रुपए के आसपास है और इस भाव के आसपास, इस रेंज में कहीं ना कहीं एक बेस बनाने की कोशिश भी हो रही है। आपको क्या लगता है कि शेयर की जो दिशा होगी यहां से क्या होगी और करना क्या चाहिए इसमें अब? अभिषेक, चार्ट देखने पे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करेगा। 170 का स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 190 195 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये लेवल्स पे ट्रेड करेगा। इसमें अगर एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को चाहिए तो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 190 195 का, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये अगर ब्रेक हो जाता आपने म्यूट कर दिया शायद मंदार, आपकी ऑडियो चली गई बीच में, प्लीज अनम्यूट करें। देखिए, इसमें हमें अगर एक अपमूव देखना हो, एक बड़ी सी अपमूव देखनी हो, तो 190 195 का रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत जरूरी है। वो ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 250 से 260 के लेवल्स इसमें बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो इसमें स्टॉक में कंसोलिडेशन है, 170 195 इस तरीके का रेंज है। तो जो पोजीशन है उसमें 165 का स्टॉप लॉस बना के रखिए, वो जरूरी है स्टॉप लॉस रखना। और फ्रेश पोजीशन के लिए 195 के ऊपर का जब ब्रेकआउट होगा तभी फ्रेश पोजीशन बनानी। ऑलराइट, ये तो एक्साइड पर एक व्यू रहा, लेकिन बैटरी काउंटर्स में जो मूव थी, क्योंकि
बजट में लिथियम ऑन बैटरी की प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के बाद हमने देखा इन स्टॉक्स में मूव आई भी थी। महाराजा बैटरी तो इनफैक्ट लगातार चल रहा था, पर एक साइड पर ये व्यू मंदार दे रहे हैं हमें। मोहित है लुधियाना से, जिन्होंने हमें ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा और ट्राइडेंट पर इनका सवाल है। इनके पास लगभग 2000 शेयर्स हैं ट्राइडेंट के, 39 रुपीज इनका भाव है। दो और शेयर्स, एक और शेयर उन्होंने पूछा है, फोर्टिस भी पूछा है, 350 शेयर 270 के भाव पे। तो दो स्टॉक्स, एक बार चलिए पहले टेक्निकल नजरिया ले लेते हैं। मंदार, ट्राइडेंट का स्टॉक अच्छा खासा बस कर रहा था कल भी, 39 की इनकी बाय प्राइस है, इनको थोड़ा सा लॉस तो हो रहा है यहाँ, क्या करना चाहिए इन्हें? प्रियंका, देखिए आपने सही कहा कि स्टॉक में एक 2 दिन पहले एक अच्छी खासी एक अपमूव देखने को मिली थी, लेकिन इसी तरीके से ये स्टॉक ट्रेड करता है। हर बार इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिलती है, लेकिन वो ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाता है, फिजल आउट हो जाता है। यानी आप अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखो तो इसी तरीके का एक मूव स्टॉक में देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ बिकवाली ही इसमें बन रही है। तो मेरी तो राय रहेगी कि स्टॉक में फिलहाल तो ऊपर की तरफ सेलिंग है, इसलिए इसमें एग्जिट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें अगर एक फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो इस स्टॉक ने 43 के ऊपर का लेवल सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ ऐसा अगर होता है तो वहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में वीकनेस है, इससे बाहर निकल जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, इससे बाहर निकले, लेकिन दूसरा जो स्टॉक है वो फंडामेंटली तो अच्छा नजरिया है। एक बार अविनाश से इस पर राय भी लेते हैं। अविनाश, ये एक स्पेस है जिसने रिटर्न कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को, चाहे अपोलो हो चाहे फोर्टिस हो। इस स्पेस पे आप क्या व्यू देंगे? इनको अभी बने रहें, क्योंकि भले ही चाहे पहले कोविड से आए हो फिर नॉन कोविड बिजनेसेस से आए हो, ये स्पेस पर आप कैसा व्यू रख रहे हैं, और फोर्टिस इन पर्टिकुलरली? प्रियंका, डेफिनेटली हॉस्पिटल स्पेस में हमको लग रहा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी सॉलिड है। इनफैक्ट जो भी कंपनीज के नतीजे आ गए वहां पे हमने देखा है कि कोविड का डिमांड तो अभी कम हो गया, लेकिन जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है वहां पे डिमांड अच्छी हो रही है। प्लस गवर्नमेंट का भी फोकस हेल्थ केयर के ऊपर काफी सिग्निफिकेंट है। और फोर्टिस की बात करें तो फोर्टिस के पास नॉट ओनली मल्टी स्पेशलिटी का ऑफरिंग है, इनके पास डायग्नोस्टिक बिजनेस भी है जो इनकी एक सब्सिडरी है। तो मेरे ख्याल से इनका जो प्रोडक्ट का बुक है वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, और प्लस नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ओनली थिंग इज हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये एसेट इंसेंटिव बिजनेस होता है, इसमें इमीडिएटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी उतनी तेजी से दिखती नहीं है। लेकिन फोर्टिस में हमको लग रहा है कि बहुत समय के बाद अभी टर्न अराउंड हो चुका है, और आने वाले कम से कम 1-2 साल कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो आई वुड सजेस्ट दैट ये एक इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 12-18 महीने का रखिए, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, फोर्टिस पर अविनाश जी का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र से शरद हमारे साथ हैं। शरद नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी शरद, पूछिए। मेरे पास LIC का शेयर है। LIC के शेयर आपके पास हैं 889 के भाव पर। हेलो, 889, ये आपको IPO में मिले थे क्या शरद? जी जी, ठीक है, IPO वाले भाव है ये तो। 889 जो कर्मचारियों को डिस्काउंट पे शायद मिले थे, रिटेल को 904 के भाव पर मिले थे। ठीक है, लेकिन निराशा सबको हुई है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो कर्मचारी हो, सभी नुकसान में है। 889 और भाव देखिए 589, ठीक प्रति शेयर 300 रुपये का नुकसान। कैलकुलेशन बिल्कुल साफ, 300 × 15 45 रुपये का नुकसान हो रहा है। अविनाश जी, LIC को लेकर भी देखिए काफ़ी चिंताएं हैं, और कहीं ना कहीं अडानी में जो एक्सपोजर है उसको लेकर भी बातें हो रही हैं। करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है। हालांकि तमाम बड़े एक्सपर्ट्स के बयान आ रहे हैं कि LIC के निवेश को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एक्सपोजर जो है तय लिमिट से बहुत ही कम है और ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट प्ले आउट करता है बाजार में। आप देखिए 7 दिन में ये शेयर 16% डाउन है। आपकी क्या सलाह होगी? LIC में निवेशित रहें, होल्ड करें इसको? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो काफी नेगेटिव न्यूज फ्लोज आ चुके हैं। जैसे आपने कहा कि अडानी ग्रुप कंपनीज में हालांकि इनका परसेंटेज एक्सपोजर हार्डली 1% है, लेकिन जितनी भी खराब खबरें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर आ रही है उसका नेगेटिव असर स्टॉक पे जरूर दिख रहा है। दूसरी बात, बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेके थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज आया था कि 5 लाख के पॉलिसी का अगर प्रीमियम होता है उससे एक्सीड होता है तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, और वो भी एक पॉइंट है कि जहाँ पे नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स बट इवन LIC को भी थोड़ा बहुत बिजनेस में इम्पैक्ट रहेगा।
तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि स्टॉक पे कोई बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली कोई बड़े नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर 2-3 साल का व्यू लेके इन्वेस्टर के पास टाइम है तो डेफिनेटली वो निवेशित रह सकते हैं, फिर डेफिनेटली वो होल्ड करे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो LIC पर एक व्यू रहा, अभी फिलहाल होल्ड करने की राय अविनाश यहाँ आपको दे रहे हैं। और ठीक है, लेकिन एक स्टॉक जो आज कंप्लीटली री रेटिंग कैंडिडेट भी दिख रहा है, एक बड़ी इन्फ्यूजन आनी है 10,000-11,000 करोड़ की, वो है इंडसइंड बैंक, और आ सकती है हिंदुजा ग्रुप से। RBI का अप्रूवल भी मिल गया। अंकुर हमारे साथ जुड़े हैं सारी डिटेल्स के साथ। अंकुर हमारे सहयोगी हैं, उनसे पहले डिटेल्स इस पूरे मैटर पर और डिटेल समझ लेते हैं, फिर स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सोर्सेस हमें यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है इंडसइंड बैंक को। जो प्रमोटर ग्रुप है जो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते थे, उस पर मंजूरी मिल गई है। आपको याद होगा प्रमोटर ग्रुप ने ये जाहिर किया था कि वो अपना स्टेक 26% तक बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ओनरशिप नॉर्म्स में बदलाव किया था और वहां पर जो लिमिट पहले 15% थी उसको बढ़ाकर 26% कर दिया था। तभी से उसके कुछ 2 से 3 महीने बाद प्रमोटर ग्रुप ने RBI को एप्लीकेशन दी थी, और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रमोटर्स को मिल गया है। इसका मतलब यही है कि एक फाइनल लेटर जाना बाकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जो भी थोड़ी बहुत क्वेरीज हैं वो प्रमोटर्स के साथ डिस्कशन होने के बाद, और जैसे ही ये लेटर मिल जाता है उसके बाद एक फॉर्मल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक बैंक में जो करीब अभी 16.5% के आसपास है उसको बढ़ाकर 26% तक कर सकते हैं। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स इन्फ्यूज कर सकते हैं हिस्सा बढ़ाने के लिए, और ये मॉरिशस रूट से हो सकता है। जो इंडसइंड इंटरनेशनल मॉरिशस है वो इन्फ्यूजमेंट कर सकता है बैंक में। अब देखना ये होगा कि इसके लिए प्रमोटर्स प्रेफरेंशियल इशू का सहारा लेते हैं या फिर कोई और ऑप्शन चुनते हैं। तो ठीक है, तो इंडसइंड बैंक अभिषेक देखिए आज जब सुबह खुला ही ना तो ये 4-4.5% की तेजी के साथ खुला था, टॉप गेनर। अभी भी आप तेजी देख रहे हैं, लेकिन अच्छा एक री रेटिंग कैंडिडेट भी है। एक बार एक टेक्निकल उनको देखिए, अंकुर को शुक्रिया कहना चाहिए, ऐसी बड़ी खबर लेके आए हैं। और ये चल रहा है, पहले प्रक्रिया चल रही थी कि फंड इन्फ्यूजन आएगा हिंदुजा ग्रुप की तरफ से, प्रमोटर का स्टेक है 16% के आसपास का, उसको बढ़ा के 26% किया जाना है। तो एक बड़ा फंड इसमें आएगा, करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आ सकता है। और एक खबर आ रही है, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्दी इस पर एक आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी बैंक की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि 1100 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है शेयर। 4-4.5% था ये, बिल्कुल 1131 रुपए तक गया था, वहां से नीचे है। इंडसइंड बैंक का अविनाश जी, हालांकि इस डेवलपमेंट को लेकर बाजार में चर्चाएं थी और कहने की एंटिसिपेशन थी कि ये होगा, थोड़ी देर सब्र करके आज वो खबर भी आ गई है। अभी आपकी क्या सलाह होगी इंडसइंड बैंक को लेकर? क्या आपको लगता है कि वाकई एक इस लेवल से फिर से इसमें एक री रेटिंग होगी और मौजूदा भाव भी सही भाव है शेयर खरीदने के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो जब प्रमोटर खुद 10,000 करोड़ डालने की बातें कर रहा है और वो भी करंट वैल्यूएशंस के आसपास, तो वो एक बहुत कंफर्टिंग और रीएश्योरिंग फैक्टर होता है। दूसरी बात, जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में हमको दिख रहा है, सारे बैंकों को इसका फायदा हो गया है। इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लोन बुक ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है, और हमको लग रहा है कि कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ का जो डबल डिजिट का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, और इसका फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो कम से कम साल सवा साल की अगर कोई होल्डिंग पीरियड रखना चाहता है तो यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ऑलराइट, बैंक से जुड़ी एक और आपके लिए अपडेट इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं, क्योंकि SBI के भी नंबर्स हैं आज, और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, जैसे लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आए थे। एक बार हर्ष ने एक प्रीव्यू तैयार किया है, समझ लेते हैं कि इस बार स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन लगानी क्या चाहिए SBI के नंबर्स से। जी हाँ, तो SBI अपने Q3 नंबर्स निकालेगा और देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 38,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ NII में। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें, 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ने की अपेक्षा है। प्रोविजनिंग
फिर भी लो, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एक लो बेस पे उछाल दिखेगी अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास। 3,000 करोड़ पे था Q2 का जो प्रोविजनिंग था, वो काफ़ी अच्छा प्रोविजनिंग नंबर था वो, तो उस पर एक बाउंस दिखेगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 13,500 करोड़ के आसपास, सिक्वेंशली लार्जली फ्लैट, बट जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो एक 60% इंक्रीज दिखेगा। NPAs फ्लैट रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वही एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी नेट NPAs बिलो 1% आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 3.5% के आसपास। डिपॉजिट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो उसका शायद से असर पड़ेगा। ग्रॉस एडवांसेस का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है 20%, डिपॉजिट ग्रोथ भी अराउंड 13% के आसपास, और कासा ग्रोथ अराउंड 10% के आसपास। इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरेबल्स एक क्रेडिट कॉस्ट का नंबर ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरा है कि आगे जाके मार्जिन गाइडेंस क्या होगा, क्योंकि डिपॉजिट ट्रैक्शन लाने के लिए एक मार्जिन पे एक असर पड़ सकता है। लोन ग्रोथ ऑफ कोर्स सॉलिड रहेगा, ऐसे ही अपेक्षा है। ऑलराइट, शुक्रिया हर्ष ये हमें समझाने के लिए। तो ना इस बार भी आपको 24% YoY बेसिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स लास्ट क्वार्टर भी आए थे। क्रेडिट ऑफ टेक, क्रेडिट ग्रोथ और साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ जिस पर बाजार की नजरें हैं, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजनिंग में भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही बढ़त होने की एक तो सारे फ्रंट पे आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन अच्छी एक्सपेक्टेशन है। अब एक जरा चेक लेते हैं स्टॉक को लेकर, ले लेते हैं। मंदार, हमने देखा है कि स्टॉक जो है 625 रुपए के आसपास पहुंच गया था। वहां से जैसे जैसे अडानी ग्रुप को लेकर खबरें आई, थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें भी फैली, लेकिन अब 500-550 रुपए वाली रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और वहां पर टिक रहा है। नतीजों से पहले क्या कोई आप राय सुझाएंगे इसके निवेशकों को, और ये बताइए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा कर रखें अगर कोई झटका अगर आता है तो? ये बहुत जरूरी है, आपने पूछ लिया। अभिषेक, आपने सही कहा। पिछले एक महीने में देखिए 620 से स्टॉक ये 500 रुपए तक करेक्ट कर चुका है, तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन अच्छा है और करंट लेवल्स पे स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट भी बनता है। तो 500, 510 ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है, तो इस बार भी उसी तरीके का एक ट्रेड शायद हमें देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे अगर फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो इसमें 490 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 490 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 560 के आसपास, वो एक बार ब्रेक हो जाता है तो ऊपर में 600, 620 के लेवल्स हमें फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेरी है हमारे साथ। अब नेक्स्ट व्यूवर ने हमें 2 सवाल भेजे हैं, ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा है। एक तो दीपक नाइट्रेट पे, उनके पास 30 शेयर हैं, 2178 का भाव है। और दूसरा है अनिल है कानपुर से, जिन्होंने अपना सवाल भेजा है। और दूसरा सवाल उन्होंने बजाज फाइनेंस पे पूछा है। 7100 के पार उनका बाय प्राइस था। दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दिलवाते हैं। बजाज फाइनेंस पे एक बार अविनाश से बात करते हैं और दीपक नाइट्रेट पे एक बार मंदार से बात करेंगे। मंदार, दीपक नाइट्रेट केमिकल स्टॉक्स में दीपक नाइट्रेट तो एक अच्छा बेट है इनके पास, हालांकि इनकी खरीद बहुत ऊपर की है, उससे थोड़ा नीचे आ चुका है स्टॉक। कैसे आप इस पे, क्योंकि ये बाजार में अभी जो हाल ही में वॉलेटिलिटी आई उसमें सारे स्पेसेस में थोड़ी बहुत गेन्स इरोड हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज दीपक नाइट्रेट हो, आरती, फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो इन एंटिसिपेशन ऑफ बजट भी अच्छा चल रहे थे। इनके लेवल्स कब तक आ जाएंगे? प्रियंका जी, देखिए 2019 से 2021 ये जो 2 साल है, इन 2-3 साल में जो जिस तरीके का स्टॉक ने एक रिटर्न जनरेट किया है, उससे मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन है वो करेक्शन लंबा चलने वाला है। क्योंकि ये जो 10 टाइम्स यानी 200 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 3000 रुपए तक चला था, तो 10-15 टाइम्स का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक जनरेट कर चुका है। तो इसलिए जो पिछले 1.5 साल से जो करेक्शन चल रहा है, ये मुझे लगता है कि और लंबा चलेगा। इसमें टेक्निकली अगर बात करते हैं तो नीचे में सपोर्ट 1700 के लेवल्स पे इसमें सपोर्ट है और ऊपर में 2300 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है। रेंज भी बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। एक तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर हो तो पोजीशन होल्ड करिए, प्लस इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी सपोर्ट पे जाता है तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ऊपर चलता है तो एग्जिट करना है। ये करके स्विंग ट्रेडिंग करने से क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है ऊपर का जो खरीदी है वो कम होते जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होगा। तो इस तरीके का स्ट्रैटेजी जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं है कि इसमें अपसाइड्स हैं, तो इसलिए एग्जिट किया तो बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म व्यू अगर हो तो ही होल्ड करना है। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो 1650 का होगा, 1650 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, प्लस स्विंग ट्रेडिंग कीजिए ताकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो।
है कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन एक दूसरा स्टॉक जो बजाज फाइनेंस इन्होंने लिया, हालांकि इन्होंने 7,000 के ऊपर का भाव है इनका। अविनाश, बजाज फाइनेंस के लिए एक ही कंसर्न रहा, ये स्टॉक ऑफ कोर्स ग्रो करेगा लेकिन उस तरह की ग्रोथ नहीं होगी जो पीछे के कुछ समय में देगा। तो एक ग्रोथ तो रीटेस्ट हो रही है, वो बड़ा कंसर्न था जिस पर स्ट्रीट ने रिएक्ट भी किया जब इनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए, नंबर्स आए तो ठीक है, थोड़ा चढ़ा भी। आप इन्हें क्या व्यू देंगे? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर इन्हें मान लिया जाए तो बजाज फाइनेंस में क्या रुके, कैसे आप इन्हें तसल्ली देंगे? प्रियंका, देखिए ग्रोथ डेफिनेटली ऑन अ हायर बेस थोड़ा सा स्लो जरूर होगा, बट आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस स्पेस है जहां पे ये काम करते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म ड्यूरेबल लोन्स देके, ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो यूएसपी और जो स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस का है कि इन्होंने डिजिटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से यूज की है। मैनेजमेंट ने कहा है कि होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद स्केलेबिलिटी और भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक डेफिनेटली 7,000 से इन्वेस्टर का करीबन 5,600-700 तक आया है। इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा, बट इन द नियर टर्म थोड़े से चैलेंजेस जरूर रहेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि रिलायंस की एक कंपनी है जियो फाइनेंशियल, वो भी मार्केट में उतरने वाली है, इसका भी प्रॉपरली एक सेपरेट वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है। तो लोग अभी इनको जियो फाइनेंशियल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा, बट अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देखें तो इनके लिए काफी जगह है ग्रोथ करने के लिए। तो अभी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद 1-2 साल में इनको अच्छी तरह से पैसा बना के देगा। तो करंट प्राइस पे मुझे लग रहा है अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं और लंबे नजरिए से इनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एवरेज करने की भी सलाह है और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस शेयर को आप होल्ड कीजिए। बजाज फाइनेंस, आज इसमें तेजी है और आज पूरे फाइनेंशियल स्पेस में आपको तेजी दिख रही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी के स्टॉक में भी आज तेजी है। अगला सवाल लेंगे राजेंद्र जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कर्नाटक से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर मैंने आईआरसीटीसी का शेयर खरीदा हो जी, 401 शेयर 732.99 एवरेज से खरीदा हूँ सर। ठीक क्या है, करना चाहिए? मैं बहुत 732 रुपए के भाव पर है आईआरसीटीसी के शेयर। अविनाश जी आपसे शुरुआत करेंगे और एक टेक्निकल चेक भी लेंगे। बजट भाषण की जब शुरुआत हुई ना तो उस पर टूरिज्म पर बड़ा खास फोकस किया गया और वित्त मंत्री ने ये खास तौर से कहा कि टूरिज्म को बिल्कुल मिशन मोड में प्रमोट किया जाएगा, ये उनकी शब्दावली थी। आईआरसीटीसी निश्चित तौर पर एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस चीज का। आपको लगता है कि वाकई ये फायदा देगा और अभी आईआरसीटीसी को होल्ड करना चाहिए, निवेशित रहना चाहिए इसमें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट बजट में किया है उसका इनडायरेक्टली जरूर फायदा आईआरसीटीसी को होगा। और अभी तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में तो सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है। आईआरसीटीसी ने ये भी कहा है कि इनका जो मेन बिजनेस है ट्रेन्स का, उसके अलावा वो अभी बजट होटल्स में, एकोमोडेशन में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इंटरनेट बुकिंग का जो उनका बिजनेस है वो एक मोनोपोली बिजनेस है, 50-60% के इबिटा मार्जिन वो कमाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखने की मैं इन्वेस्टर को बता दूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस शेयर में हमको लग रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी अच्छी है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल हो, लेकिन अभी कोई ओएफएस या कोई डाइल्यूशन की बातें पॉसिबल नहीं लग रही है। और उसके बाद हमको लग रहा है 1.5-2 साल में अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी बन सकता है। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस और स्टेइंग इन्वेस्टेड हियर। ऑलराइट, आईआरसीटीसी पे सवाल रहा। सुरेश है नागपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, उनसे बात करते हैं। सुरेश, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सवाल पूछें आप सुरेश जी। हाँ मैडम, एसजीवीएन का मेरे पास तो 1200 शेयर थे और आपकी खरीद किस भाव पर है? 38 रुपीज। ठीक है, एसजेवीएन पर आपकी बाइंग तो ऊपर की है, 1200 शेयर। कैसे देखते हैं आप इनकी इस इन्वेस्टमेंट को? अब इन्वेस्टमेंट ही कहना चाहिए आई थिंक। मंदार, एसजीवीएन पे क्या आप राय देंगे? टेक्निकल इनके लेवल्स कब तक आ सकते हैं? प्रियंका जी, मुझे स्टॉक का नाम आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? एसजीवीएन लगभग 12,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे। एसजीवीएन, एसजेवीएन सॉरी। जिस तरीके से इस स्टॉक में दिसंबर में बिकवाली देखने को मिली है, स्टॉक यानी 42 रुपीज से जो 32 रुपीज तक का करेक्शन देखने को मिला है, बहुत ही शार्प काइंड ऑफ करेक्शन था।
तो ऊपर के जो रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे जाते हुए। 35 से लेके 36 इस तरीके का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है इस स्टॉक में, जो हमने वॉच करना है। ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये स्टॉक फिर से एक बार वो जो 42 रुपीस की लेवल्स हैं उसके लिए ऊपर में छूने के लिए चलेगा। नीचे की तरफ 32 रुपीस का सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इससे एग्जिट करना ज्यादा बेहतर होगा। शायद फिर से म्यूट हो गए सर। मंदार आप फिर से म्यूट हो गए। एग्जिट करने की आई थिंक सलाह दे रहे थे, वो कहते हैं कि कुछ सलाह। हाँ अभिषेक जी जी देखिए 32 रुपीस का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक में, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो उस केस में एग्जिट किया तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस स्टॉक में और एक 20-25% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल 32 और 36 इस तरीके का रेंज है, तो ये रेंज में जब तक ट्रेड करता है तब तक होल्ड करना है। SJVN पर ये व्यू मंदार का। चलिए इस शो को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। अविनाश जी, मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।